जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें से कुछ दो दो तो आपको पता ही होंगे सबको। हमने जब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हम कंसीडर करते हैं, अगर मैंने लिखा है dy by dx इक्वल्स टू c इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ले लीजिए, सपोज dy by dx, और सिंपल करने के लिए यहाँ पे मैं लेती हूँ 1। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन क्या रहता है ओरली हम बता सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, y इक्वल्स टू x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, सपोज वी टेक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इज a। तो कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में है तो उसे इंटीग्रेट करके या अलग अलग मेथड है सॉल्व करने के, उससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब वो सॉल्यूशन कितने टाइप्स में कैसे डिवाइड होते हैं वो देखते हैं। तो अज्यूम कीजिए कि हमने ये फंक्शन कंसीडर किया है, f इज अ फंक्शन, किसका फंक्शन है, x y y डैश एंड सो ऑन अप टू y रेज़ टू पावर n, दैट मीन्स n टाइम्स डेरिवेटिव। तो हमारे पास में फंक्शन है जिसके अंदर क्या है, nth डिफरेंशियल मतलब nth डेरिवेटिव वहां पे एग्जिस्ट है, दैट मीन्स f इक्वल्स टू 0 इज ए इक्वेशन बी ए nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लेफ्ट हैंड साइड से कंसीडर करोगे तो ये होगा फंक्शन, जब राइट हैंड साइड में आप 0 इक्वल्स टू में टर्म लिखते हैं तो वो कहलाता है इक्वेशन। तो हमारे पास में एक इक्वेशन है जो कि क्या है, nth ऑर्डर का है। तो अज्यूम करेंगे हम nth ऑर्डर का हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नाउ वी सी फर्स्ट कौन सी सॉल्यूशन का कौन सा पार्ट आएगा। फर्स्ट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन सबको पता ही होगा, जनरल सॉल्यूशन मीन्स क्या रहता है, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं और उसमें कुछ कांस्टेंट रहते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं रहती क्योंकि हमारे पास में इनिशियल कंडीशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट के फॉर्म में ही सॉल्यूशन को लिखते हैं। तो कांस्टेंट जैसे चेंज होता है उसी करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सॉल्यूशन चेंज होता जाएगा। सपोज जैसे अभी हमने सॉल्यूशन निकाला था y इज इक्वल्स टू, जो अभी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था उसका सॉल्यूशन क्या था, y इक्वल्स टू x प्लस सी। अब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे मैं c की वैल्यू चेंज करूंगी वैसे वैसे क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन भी चेंज होते जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफिकल मेथड देखूंगी तो अज्यूम करो c इज 0, अगर c की वैल्यू 0 है तो x इक्वल्स टू y, मतलब ये लाइन आएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मैंने x की वैल्यू c की वैल्यू 1 कंसीडर किया हियर, c इक्वल्स टू 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें अलग ग्राफ मिलेगा। तो ऐसे ये क्या हो रहा है, जैसे आप कांस्टेंट की वैल्यूज को चेंज करोगे तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन चेंज होते जाएगा। तो किसी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट कंटेन है तो दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो any solution of differential equation which contains n independent arbitrary constant is called general solution. Independence of arbitrary constant is called general solution. तो जनरल सॉल्यूशन आप लोगों को पता ही है ना, इस तरह से जिसके अंदर आपको कांस्टेंट दिखता है, आप लोग सॉल्यूशन निकालते हो डिफरेंशियल इक्वेशन का और उसमें अगर कांस्टेंट है, क्योंकि हमें कांस्टेंट की अगर वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं तो वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे n कांस्टेंट की बात की, हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर आर्बिट्ररी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट 1 है तो हमें 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। अगर आर्बिट्ररी 2 कांस्टेंट है तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट तो सेकेंड ऑर्डर, 3 कांस्टेंट तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल। अब यहाँ पे अगर हमें ऑर्डर गिवन है तो हम उल्टा करेंगे, हमारे पास में n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कांस्टेंट कितने आएंगे, अगेन n कांस्टेंट। तो इसके वजह से इस डेफिनेशन में हमने क्या किया है, हमने कंसीडर किया था nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें कांस्टेंट भी कितने मिलेंगे, n। तो कांस्टेंट और ऑर्डर दोनों मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पर्टिकुलरली n कांस्टेंट के बारे में बात की। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन जिसके अंदर n डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग n कांस्टेंट रहेंगे। नाउ वी सी नेक्स्ट
नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कल मैंने आज मॉर्निंग में जो क्वेश्चन डाले थे 5 क्वेश्चन, उसका डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे। देखिए अभी नेक्स्ट टाइप है सॉल्यूशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स क्या रहेगा, जो हमने बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले थे, जो हम अभी मैंने कंसीडर किया था एग्जांपल, जिसमें y इक्वल्स टू x प्लस सी, तो यहाँ पे c कांस्टेंट होने की वजह से वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है मतलब हर एक c की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट सॉल्यूशन। अब मुझे ये क्या करना है, ऐसे अलग अलग सॉल्यूशन नहीं चाहिए, एक यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या होगा, पर्टिकुलर कंडीशन गिवन होगी। जैसे अगर मुझे लाइन का इक्वेशन है, तो लाइन के लिए अगर करस्पॉन्डिंग एक भी वैल्यू अगर x की इनिशियल वैल्यू अगर देते हैं, तो वी गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, ये c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर कंडीशन गिवन है, तो यूजिंग गिवन कंडीशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो जितने कांस्टेंट है उसके करस्पॉन्डिंग आपको कंडीशन गिवन रहेगी। तो अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने में पॉसिबल है, तो उस कांस्टेंट की जगह पे हमें एक फिक्स वैल्यू मिल जाएंगे। तो सपोज अज्यूम कीजिए कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि y इक्वल्स टू 1, गिवन कंडीशन है, सपोज हमारे पास में इनिशियल कंडीशन कंसिडर करते हैं, x when x equals to 0, y equals to 1. Here when x equals to 0, we have given y equals to 1. If we put this value in this solution, then we get 1 is equals to c. That means we get the value of our constant c. Now put the value of constant c in this solution of differential equation. It means here, then we get y is equals to x. अब y इक्वल्स टू x के अलग अलग आंसर नहीं है, एक क्या है यूनिक आंसर, y इक्वल्स टू x के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, हियर पर्टिकुलर सॉल्यूशन मींस एनी सॉल्यूशन which can be obtained from general solution by taking some particular values of arbitrary constant। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था, और सम कंडीशन हमने पुट करके यहाँ से क्या किया है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, मतलब फिक्स वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फाइंड आउट किया है। तो दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों क्लियर है। अब थर्ड आपको पता है थर्ड कौन सा टाइप हो सकता है, क्या इसके पहले आपने पढ़ा था, ये थर्ड टाइप क्या हो सकता है, बता सकते हैं इससे? ये दो तो सब लोगों ने देखे होंगे, एक जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो थर्ड टाइप भी देख लेते हैं। Here थर्ड इज सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन मींस क्या है, वो देखने के लिए हम पहले एग्जांपल से जाते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर सॉल्यूशन डायरेक्ट कंसेप्ट समझ में नहीं आएगी, तो हम एग्जांपल से देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है। और मैंने पहले भी कहा है कि ये आपका y जो है वो क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। यस, सेकेंड आंसर भी करेक्ट है, प्रज्ञा ने जो आंसर दिया है। और ये क्या आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते हैं, मींस वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो हियर dy by dx, मीटिंग 4 मिनट्स में क्लोज हो सकती है, तो आप रीजॉइन करना सेम आईडी और पासवर्ड से। सो हियर dy by dx इक्वल्स टू c। dy by dx, यहाँ पे राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 और ये कांस्टेंट एज इट इज, एंड हियर इट कंटेन थर्ड टर्म कंटेन कंप्लीट कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। मतलब यहाँ से हमें सीधी c की वैल्यू मिल गई। हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन से कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो सिर्फ कांस्टेंट को एलिमिनेट करना मतलब कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ से निकालने के लिए ये c के जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी। इफ वी पुट dy by dx, then we get y is equals to
x के जगह पे वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा c dy बाय dx, ये हो जाएगा dy बाय dx माइनस, सॉरी हियर c के जगह पे हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे x चाहिए था, y इज इक्वल टू x एज इट इज, और c के जगह पे हमने पुट किया है dy बाय dx, देन माइनस c स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है हमारे पास में dy बाय dx, और ये c का स्क्वायर है तो इसलिए ये पूरे टर्म का क्या हो जाएगा dy बाय dx स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस y। तो ये सपोज हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब सिंगुलर सॉल्यूशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग के दो तो आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएंगे और सबको पता है, बट सिंगुलर सॉल्यूशन बुक से पढ़ने के बाद में भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि डेफिनेशन ही उसकी थोड़ी सी अलग टाइप से लिखी हुई रहती है, वर्डिंग समझने में डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम एग्जाम्पल से जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास में y गिवन है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब देखिए हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 निकाला हुआ है, तो ऑब्वियसली इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू जो गिवन है वो अगर मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूंगी तो इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि हमने निकाला ही उसी से। ये y की जो वैल्यू है, यहाँ से y की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर अगर पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या होगा सेटिस्फाइड होगा। तो अगर ये सेटिस्फाइड होता है तो ये y इज ए सोल्यूशन कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का। अब ये ओनली सॉल्यूशन है क्या? ये इक्वेशन 1 इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 2? एस और नो चैट बॉक्स में लिखूं, इक्वेशन 1 सिर्फ सॉल्यूशन रहेगा क्या इक्वेशन 2 का? वैल्यू चेंज करके नहीं लिखना है, कांस्टेंट है यहाँ पे तो c की वैल्यू अलग अलग है तो इनफाइनाइट वैसे c के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन आएंगे, बट इसके सिवा कंप्लीटली डिफरेंट इक्वेशन। तो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये एक्सप्लेन करती हूँ कि ये ओनली सॉल्यूशन नहीं है। अब क्यों नहीं है वो देखिए, अगर मैंने कंसिडर किया है हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 4y कंसिडर करते दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4, दिस इम्प्लाई if we take y is equals to एक्स स्क्वायर बाय 4। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर बाय 4 मैंने न्यू एक फंक्शन लिया है, ये न्यू सॉल्यूशन हम जस्ट ये कंसीडर करेंगे। सपोज वी टेक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4, ये हो गया सपोज हमारा थर्ड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ये दोनों भी क्या है y इक्वल्स टू है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 और दोनों टोटली डिफरेंट है। ये जो है आपका ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4। अब ये अगर y की वैल्यू में इक्वेशन 2 में पुट करती हूँ तो देखिए क्या होगा, इफ वी पुट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4 इन दिस इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे y डैश स्क्वायर मतलब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप y डैश फाइंड आउट करते हैं तो y डैश ऑफ दिस टर्म इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x और ये 4 के साथ में कैंसिल होके ये आ जाएगा आपका x बाय 2, x बाय 2 y डैश की वैल्यू। इन सभी वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर रही हूँ, तो इक्वेशन 2 के अंदर अगर हम पुट करते हैं तो वी गेट हियर y डैश स्क्वायर दैट मीन्स x स्क्वायर बाय 4, y डैश स्क्वायर तो y डैश की वैल्यू है x बाय 2 तो x स्क्वायर बाय 4, देन से नेक्स्ट इज माइनस x y डैश माइनस x y डैश, तो y डैश की वैल्यू कितनी है हमारी x बाय 2 और नेक्स्ट है प्लस y इज अवर एक्स स्क्वायर बाय 4। अब इस सॉल्यूशन को सॉल्व करके देखिए क्या आता है, ये मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखा है। y की वैल्यू हमने क्या की है इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 के अंदर पुट की है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका टर्म इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो एक्स स्क्वायर बाय 2
प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये माइनस है मिडल टर्म और ये टर्म पूरा अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यस, आंसर करेक्ट है शिवानी, 0 आएगा। मतलब क्या हो गया, इसने भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। ये जो हमने y इक्वल्स टू कंसिडर किया है एक्स स्क्वायर बाय 4, जैसे इक्वेशन 1 जैसे इक्वेशन 2 को सेटिस्फाइड करने वाला था, वैसे ही इक्वेशन 3 ने भी क्या किया, ये इक्वेशन 2 को सेटिस्फाइड कर दिया। अब हमारी कंडीशन क्या रहती है सॉल्यूशन बनने की, इंटरवल की बात करते हैं हम। तो ऐसा कोई इंटरवल है? यस है। अगर x की वैल्यू आप एनी वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4, तो भी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4 उस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करता है। कहीं पे भी आपको इंफिनिटी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट मीन्स हर एक इंटरवल में जो ये कंडीशन इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड करने वाला है, वो सभी कंडीशन इक्वेशन 3 भी सेटिस्फाइड करने वाला है। दैट मीन्स हियर for this differential equation, that is equation number 2, for this differential equation we have two different solution। first तो हमने differential equation से निकालने वाले, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, और सेकेंड हमने उस जनरल सॉल्यूशन का बेस यूज कर ये जो नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। ये जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो टोटली इक्वेशन 1 से डिफरेंट है। इसमें x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये कंप्लीटली डिफरेंट एक सॉल्यूशन, न्यू सॉल्यूशन मिल रहा है गिवन इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो ये कहलाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है क्या सिंगुलर सॉल्यूशन की कंसेप्ट? सब लोग चैट बॉक्स में मुझे यस और नो बताइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर सॉल्यूशन जल्दी से नहीं समझता। प्रज्ञा एक ने आंसर दिया है, दामिनी यस। किसी को डाउट होगा तो फिर से मैं एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ, बट आप लोग प्लीज लिखिए इसमें यस और नो। इक्वेशन 3 कहाँ से लाया है? ये इक्वेशन 3 आपको एक तो ऑब्जर्वेशन से निकालना होता है कि कौन सा अनदर इक्वेशन पॉसिबल है क्या, कि जो सेम कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। और हम एग्जाम की अगर बात करते हैं तो एग्जाम में आपके पास में क्या होगा, सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा जिसका सॉल्यूशन आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन 2 आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका अगर आप रेगुलर मेथड से सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको ये इक्वेशन 1 मिल जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में क्या रहेगा, ये इक्वेशन 3 ऑप्शन में रहेगा और पूछेगा कि सिंगुलर सॉल्यूशन कौन सा है। तो एग्जाम में आपके पास में सिंगुलर सॉल्यूशन पूछता है, तो दैट मीन्स वो क्या होगा, इस सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट होगा, और ये जो न्यू सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर है? तो हमने इक्वेशन 2 जो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहां से हम सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो सॉल्यूशन कांस्टेंट के फॉर्म में आता है, वो रहता है हमारा इक्वेशन 1 जो कि जनरल सॉल्यूशन है। और हमें ऐसा एक सॉल्यूशन निकालना होता है जो जनरल सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू लेके नहीं निकालते हम कि चलो हमको दूसरा सॉल्यूशन चाहिए तो सी की वैल्यू को हम चेंज करते, वैसे नहीं करोगे। कांस्टेंट विदाउट पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आपको अनदर न्यू सॉल्यूशन निकालना है, वो कि कंप्लीटली डिफरेंट हो। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 कंप्लीटली डिफरेंट है। इक्वेशन 1 इज ए जनरल सॉल्यूशन जो कि हमें इक्वेशन 2 से मिलता है, और इक्वेशन 3 कंप्लीटली न्यू है, वो रहेगा आपका सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं, हम डेफिनेशन से जाते हैं। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल से क्लियर किया है। नाउ वी सी द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन। और जो इक्वेशन 3 कैसे निकाला है ये भी आपका डाउट है ना, वो नेक्स्ट इसमें भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो अभी यहाँ पे ले लिया था। अगर एग्जाम में नहीं गिवन है तो भी आप फाइंड आउट भी कर सकते हो उसको, ठीक है। जो हमने अभी लिखा था एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई की वैल्यू किस तरह से लेना है वो मैं बताती हूँ आपको, डायग्राम से वो इजीली क्लियर होगा। Now we see the definition of singular solution is: a singular solution in the stronger sense is often as giving as a tangent to every solution from the family of solution. A singular solution is the envelope of the family of solution
cannot be obtained from general solution by giving the particular value of arbitrary constant. Here envelope, that means an envelope is a nothing but the tangent on family of curve. जैसे हमने अभी देखा था कि हमने c की वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो करस्पॉन्डिंग टू c we get infinite number of solution, that is called the family. And if it is possible to draw the tangent which is the tangent for every equation. वो जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिलता, मीन जनरल सॉल्यूशन में आपने कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करके उसे नहीं निकालोगे. ये कंसेप्ट रहती है सिंगुलर सॉल्यूशन की. वो जो न्यू आने वाला सॉल्यूशन है दैट रिप्रेजेंट ए टेंजेंट ऑफ फैमिली ऑफ इक्वेशन. ये फैमिली ऑफ सॉल्यूशन मींस क्या रहेगा, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा था आपके पास में y इक्वल्स टू एक इक्वेशन गिवन है दैट इज y इक्वल्स टू cx माइनस सी स्क्वेयर. तो ये y इक्वल्स टू हमारे पास में जो सॉल्यूशन गिवन है इसमें c की वैल्यू अगर पुट करते हैं 1 2 3 4 तो आपके पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे. तो वो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक साथ में हम जो सॉल्यूशन का सेट बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सॉल्यूशन. तो वन से मोर देन सॉल्यूशन. तो ये सब c से आने वाले हैं. c की वैल्यू चेंज करते जाओ तो आपको न्यू न्यू इक्वेशन मिलती जाएगी दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सॉल्यूशन. उस फैमिली ऑफ सॉल्यूशन को अगर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे तो वहां से आपको क्या हो जाएगा, एक कर्व जो डायग्राम निकालोगे वहां से एक आप टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे जो कि टेंजेंट क्या करेगी, इन फैमिली से पास हो जाएगी. वो टेंजेंट हर एक इक्वेशन के लिए रहेगी. ठीक है, तो उस टेंजेंट का इक्वेशन जो टेंजेंट हम ड्रॉ करने वाली है वो सभी सॉल्यूशन के लिए रहेगी. इस फैमिली के लिए कंप्लीट c की वैल्यू कोई भी ले लो उसके लिए वो क्या बनेगी, टेंजेंट. तो वो जो टेंजेंट का इक्वेशन है दैट इज नथिंग बट द सिंगुलर सॉल्यूशन. और वो टेंजेंट क्या करेगी, वो c आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिलने वाला है. दैट इज सिंगुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं होता है. यस मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने वाली हूँ. नेक्स्ट एग्जांपल हम उसी का लेने वाले हैं ताकि हम डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं इसको. तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. देखिए ये एग्जांपल है y डैश इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ y. इसका सॉल्यूशन आप लोग चार्ट बॉक्स में डालिए कि सॉल्यूशन क्या आता है. सॉल्यूशन आ चुका है मेरे पास में एक, दैट इज अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल्स टू x प्लस c. ये एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, दामिनी ने करेक्ट आंसर दिया है. तो चलो बाकी लोग भी ट्राई करके देखा करो, मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ. हियर अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो y डैश मीन्स क्या रहता है, dy बाय इट इज dy बाय dx. y डैश दैट रिप्रेजेंट dy बाय dx. और यहाँ पे लिखा है इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ, यार इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ y. तो एक तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. तो वेरिएबल सेपरेशन तो ये अंडर रूट ऑफ y राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा और देन इंटीग्रेट. तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ y. इस इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ y इज नथिंग बट we know the integration formula. Integration of y raised to power n is y raised to power n plus 1 divided by n plus 1. तो इसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ y डिवाइडेड 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2. तो ये डिवीजन की डिवीजन में 2 है तो मल्टीप्लीकेशन में शिफ्ट होगा. तो यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और c में हियर वी डिवाइड बाय 2. ये डिवीजन की डिवीजन में जो 2 है वो आ जाएगा न्यूमरेटर के अंदर यहाँ पे. तो यहाँ से ये 2 डिवाइड बाय 2 थ्रू आउट. अगर थ्रू आउट 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 में ये भी 2 कैंसिल, और डिवीजन बाय 2 से कर रहे हैं तो ये c बाय अंडर रूट ऑफ c बाय 2. यहाँ पे आ जाएगा c बाय 2. दैट मीन्स ये जो हमारा c बाय 2 है ये न्यू कांस्टेंट है तो वी कैन राइट इट इज
अंडर रूट ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस a। a मीन्स यहाँ पे मैंने न्यू कांस्टेंट लिया है c/2 के जगह पे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y। ये क्या है? सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सिर्फ हमें डायग्रामेटिकली लिखना है इसको, तो मैं क्या करती हूँ, अंडर रूट के करस्पॉन्डिंग जब भी आपको अंडर रूट दिखेगा तो यहाँ से आप डायग्राम नहीं निकाल पाओगे, तो आपको क्या करना है, इसको अंडर रूट को हटा के डायग्राम निकालना है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन हम एज इट इज रख रहे हैं। ठीक है, तो नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगर इस टर्म को आप लोग स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा squaring on both sides, so we get y is equals to, here it is x plus a bracket square, here y equals to x plus a bracket square, ये रहेगा हमारा solution of given differential equation। इसमें constant कंटेंट है और given कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, इसके लिए सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो अब तो मुझे यहाँ से एक एक ट्रायल करना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इस गिवन डाटा से डायग्राम फॉर्म करूंगी। तो डायग्राम क्या रहेगा इसका, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर है तो दैट इज अ पैराबोला। a की वैल्यू पुट करो, आप a की अलग अलग वैल्यूज पुट करके डायग्राम निकालोगे। a इज इक्वल्स टू सपोज 0, a अगर 0 है तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दैट रिप्रेजेंट पैराबोला ऑन y एक्सिस, तो ये हो जाएगा पैराबोला ऑन y एक्सिस इस तरह से। अगर a की वैल्यू 0 है तो नाउ पुट a इक्वल्स टू 1, ये a अगर 1 हो गया, a इक्वल्स टू 1, नेक्स्ट हमें कंसिडर करना है a इक्वल्स टू 1। अगर a की वैल्यू 1 इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो वो क्या होगा, y इक्वल्स टू x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब जो पैराबोला का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये जैसे 0,0 से स्टार्ट हुआ है फर्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू अगर 1 पुट कर दी तो पैराबोला स्टार्ट होगा x इक्वल्स टू -1 से और y की वैल्यू वहां पे 0। तो ये नेक्स्ट जो पैराबोला है, सपोज यहाँ पे हमारा -1 पॉइंट है, तो यहाँ से वो पैराबोला निकल के ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से a की जगह पे जैसे हमने 1 पुट किया था, वैसे ही a की वैल्यू -1 पुट करो, क्योंकि हम एनी रियल वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। सपोज वी टेक x a इक्वल्स टू 1 -1, a अगर -1 कंसिडर करते हैं तो जो पैराबोला का स्टार्ट पॉइंट है जहाँ पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0, इस पॉइंट से वो पैराबोला पास होगा, तो यहाँ से ये आएगा इस तरह से। ठीक है, अब वैसे ही कंटिन्यूअस में एक की अलग अलग वैल्यूज पुट करना है। अब आप ये मत कंसिडर करो कि मैंने a की वैल्यू सिर्फ इंटीजर कंसिडर किए हैं, आपको यहाँ पे a रियल नंबर में कोई भी वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो, एनी वैल्यू 0.5 0.1 इस तरह से एनी वैल्यू आपको पुट करनी है। तो आपके पास में ऐसे बहुत सारे पैराबोला आएंगे जो कि x एक्सिस के पॉइंट से क्या होंगे, पास हो जाएंगे। x एक्सिस को एक एक पॉइंट से लेके यहाँ से ये हो जाएगा पास। इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज अ फैमिली ऑफ, ये जो है इस इक्वेशन नंबर a, इसके a के अलग अलग वैल्यूज को पुट करके हमने ये निकाला हुआ ग्राफ है, तो ये हो गया हमारे फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस। और इस फैमिली को अगर ऑब्जर्व करोगे डायग्रामेटिकली तो आपको दिख रहा है हर एक ग्राफ क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, हर एक ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या रहता है, एक्स एक्सिस इज नथिंग बट क्या रहता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y equals to 0, y equals to 0 is the equation of x axis। तो ये क्या है, टेंजेंट, और किसकी टेंजेंट है, ये पूरे फैमिली ऑफ कर्व, जितने हमने कर्व इक्वेशन निकाले हैं उन सब की टेंजेंट एक ही हमने निकाली है, y इक्वल्स टू 0। देखिए ये जो ग्राफ है ना पैराबोला, वो सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करते हुए जा रहा है,
तो एक ही पॉइंट में अगर कर्व को कट कर रहा है तो वो टेंजेंट कहलाएगी। तो एक्स एक्सिस हमारा क्या हो गया इस फैमिली के लिए टेंजेंट, और एक्स एक्सिस नथिंग बट इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 0। तो ये हर एक इसको कट करना है, और अब ये y इक्वल्स टू 0 क्या करना है आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करके देखना है कि ये सेटिस्फाइड करता है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते हैं हम y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड 0 राइट हैंड साइड 0, दैट मीन्स हियर y इक्वल्स टू 0 इज सेटिस्फाइड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी x की वैल्यू लो y इक्वल्स टू 0 ही आने वाला है, क्योंकि y is a function of x. For any value of x, we get y equals to 0. That means ये हर एक interval minus infinity to infinity, this solution y equals to x satisfy given differential equation, or it is also defined on interval minus infinity to infinity. That means ये जो हमने कहा था कि ये इक्वेशन 2 हमारा सॉल्यूशन है, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ इक्वेशन 2 सॉल्यूशन है, उसके साथ में कौन सा मिल गया y equals to 2 is y equals to 0 is also solution of our given differential equation। तो हमारे पास में क्या हो गया एक न्यू सॉल्यूशन आ गया था। इक्वेशन 2 क्या है हमारा सॉल्यूशन किसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हमने रेगुलर मेथड से सॉल्व करते हुए आए और ये हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया। बट इसी का यूज करके हमने डायग्राम निकाली, तब हमें पता चला कि ऐसा अनदर सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट है जो कि इस फैमिली ऑफ सॉल्यूशन की टेंजेंट है, और वो भी क्या कर रहा है सॉल्यूशन है, दैट मीन्स पूरी कंडीशन सेटिस्फाइड भी कर रहा है। तो ये न्यू सॉल्यूशन जो है उसे क्या कहेंगे हम y equals to 0 is singular solution of the differential equation। अब क्लियर है सबको डायग्रामेटिकली भी। टाइप से कुछ ऐसे भी एग्जांपल आते हैं जिसमें सर्कल सर्कल बनते हैं, तो आपको वहां पे दो दो जैसे यहाँ पे पैराबोला में एक ही लाइन को टेंजेंट मिली है, अगर इसको पैराबोला को अगर सर्कल में कन्वर्ट कर दोगे तो हर एक रेडियस फिक्स होने की वजह से क्या होगे दो दो टेंजेंट आ जाएगी, एक ऊपर के साइड में अपर साइड में और एक यहाँ पर। तो दो टेंजेंट होने की वजह से वहां पे दो सिंगुलर सॉल्यूशन भी रह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।